दोस्तों, आजकल यंगस्टर्स में स्टार्टअप का बहुत ज्यादा क्रेज है। हर कोई अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, पर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन न होने की वजह से कई लोग सफल नहीं हो पाते और बहुत सारे लोग तो बस अपने स्टार्टअप आइडिया तक ही रह जाते हैं, वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। इसे स्टार्टअप करने की दुनिया में एक नॉर्मल लड़का कैसे अपनी लाइफ को बदलने की ठान लेता है और अपने बचपन के दोस्त की मदद से एक इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर बन जाता है। सफर की शुरुआत राहुल नाम के एक 24 साल के यंग लड़के से शुरू होती है, जो इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम से पूरी करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में 12 घंटे की जॉब करके अपनी लाइफ गुजार रहा था। पर एक होनहार स्टूडेंट होने के कारण उसे हर बार लगता था कि उसे 9 to 9 की जॉब छोड़कर कुछ अपना खुद का वेंचर शुरू करना चाहिए। लेकिन घर की सिचुएशन, फैमिली का प्रेशर उसे ये कदम उठाने नहीं दे रहा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान था। केवल उसका शरीर काम कर रहा था, पर उसकी आत्मा उस काम से जुड़ी हुई नहीं थी। वो जब भी कोई स्टार्टअप की न्यूज सुनता, उसके दिल के जख्म वापस से ताजा हो जाते और वो वापस से अपने सपनों में खो जाता। ऐसे ही एक दिन कॉफी शॉप पर बैठे हुए अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ राहुल अपने एक पुराने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलता है, जो ग्रेजुएशन तक उसके साथ था। पर ग्रेजुएशन के बाद दोनों अपनी अपनी जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन आकाश, राहुल के बचपन का दोस्त, अब एक एंटरप्रेन्योर बन चुका था। उसे देखकर राहुल बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि एक अच्छा दोस्त उससे कई सालों बाद मिला होता है। वो उससे मिलता है और उसका हालचाल पूछता है। फिर थोड़ी देर की बातचीत हो जाने के बाद राहुल आकाश को अपने सपने के बारे में बताता है और साथ ही अपने रीजंस भी शेयर करता है, जिस वजह से वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहा है। पर आकाश एक सच्चे दोस्त की तरह राहुल की मदद करने की ठान लेता है और वो उसे एंटरप्रेन्योरशिप के लेसन्स बताता है। वो राहुल को कई कहानियां सुनाता है, साथ ही अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करता है, जिससे राहुल के करियर में एक नया गोल्डन टर्न आ जाता है। आकाश राहुल के अंदर मर चुकी पॉजिटिव वाइब्स को बाहर लाने के लिए उसे अपनी कहानी सुनाता है, जो लाइफ चेंजिंग होती है, जिसे सुनने के बाद राहुल को अपने स्टार्टअप करने के सपने को पूरा करने की होप मिल जाती है। तो आइए जानते हैं राहुल की इस इंटरेस्टिंग और चैलेंजेस से भरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बारे में, जो आपको भी अपना स्टार्टअप बिल्ड करने में पूरी तरह से मदद करेगी। राहुल और आकाश दोनों बचपन के दोस्त हैं, पर कई सालों से वो दोनों एक दूसरे से मिले नहीं थे। एक इवेंट के दौरान बहुत सालों बाद मिलते हैं। दोनों ने एक ही कॉलेज से इंजीनियरिंग पास की थी और इसके बाद उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहा है, जबकि आकाश ने अपनी स्टार्टअप कंपनी की शुरुआत कर ली है। राहुल आकाश की सक्सेस को देखकर हैरान है और उसके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आकाश की सफलता का राज क्या है। राहुल अपने बचपन के दोस्त की सफलता पर बहुत ज्यादा खुश है और वो आकाश से उसकी सक्सेस का राज जानने के लिए एक्साइटेड है। अरे आकाश, तू यहाँ कैसे? बहुत साल हो गए तुमसे मिलकर। कैसा है भाई तू बता। द यंग एंटरप्रेन्योर टीवी पर तेरा इंटरव्यू देखा था। कैसे शुरू हुआ तेरा स्टार्टअप? सुना है तूने इस साल बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तुझे इस लेवल पर देखकर बहुत हैप्पी और प्राउड फील हो रहा है भाई। अरे राहुल, मैं ठीक हूँ भाई। तू कैसा है? बहुत अच्छा लगा तुझे देखकर। कॉलेज के बाद से तुझसे मिलने का मौका ही नहीं मिला। कहाँ है आजकल? क्या शुरू है लाइफ में? मेरी लाइफ तो अभी बस घर, उसके बाद जॉब, इसी में जा रही है भाई। राहुल, तू परेशान मत हो भाई, सब ठीक होगा। और सुन, मैंने इस साल बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया है, लेकिन ये सब कुछ तो तेरे सामने ही है। तू भी कुछ कर सकता है। दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और आकाश, जो अपने दोस्त की मदद करना चाहता है, उससे मिलकर अपने स्टार्टअप के बारे में बताता है। राहुल उसे सुनता है और उसकी सफलता की कहानी सुनकर हैरान हो जाता है। मेरे भाई, तुम्हारी सफलता ने मुझे सचमुच इंस्पायर किया है। मुझे भी कुछ करना है। राहुल, तू कभी हार मत मानना। हर कोई अपने रास्ते पर है और तू भी अपना रास्ता ढूंढेगा। मैं तुझे मदद करना चाहता हूँ। चल, एक दिन लंच के लिए रेस्टोरेंट में चला जाए।
मैं तुझे अपने स्टार्टअप के बारे में और बताता हूँ। दोनों दोस्त रेस्टोरेंट पे मिलते हैं और आकाश अपने स्टार्टअप की सफलता की कहानी बताता है। उसने राहुल को ये सिखाया कि सफलता के लिए रास्ते आसान तो नहीं होते, लेकिन सही दिशा में कदम बढ़ाने का कॉन्फिडेंस और रिस्क लेने की जरूरत होती है। यार राहुल, तुझे याद है कॉलेज के दिनों में हम कितनी कोडिंग किया करते थे? कभी सोचा नहीं था कि एक दिन अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करूंगा। आज मैं तुमसे अपनी सक्सेस का राज शेयर करने वाला हूँ। कोडिंग ही आज मेरा प्रोफेशन है, पर इस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए मैंने कम पापड़ नहीं बेले हैं। राहुल को अब लगने लगा कि उसके दोस्त से उसे कुछ अच्छी सलाह मिल सकती है, जिससे वो भी अपने करियर को अच्छे से सेटल कर सकेगा। आकाश की बातों से उसे हिम्मत मिलती है और लाइफ को नए नजरिए से देखने के लिए वो मोटिवेट भी होता है। इस तरह दोनों दोस्त एक नए रिलेशन के साथ बातचीत से बाहर निकलते हैं और राहुल भी नए सपनों और टारगेट की ऊंचाइयों को छूने के लिए डिटरमाइन हो गया। आकाश के साथ की गई मीटिंग से राहुल को नया और पॉजिटिव व्यू मिल गया है, जो उसके फ्यूचर को सक्सेसफुल बना सकता है। अगले दिन मिलने का प्रोग्राम बनाकर दोनों अपने अपने रास्ते चल देते हैं। तो आप भी अगर राहुल की तरह जानना चाहते हैं आकाश के सक्सेसफुल होने का राज, तो सुनिए अगला एपिसोड। राहुल को रात भर नींद नहीं आती है। वो सोचता रहता है अब क्या उसकी लाइफ में कोई अच्छा सा मोड़ आने वाला है। अगले दिन की मीटिंग के लिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सोच रहा है कि वो अपने दोस्त से क्या क्या सवाल करने वाला है। अगले दिन दोनों दोस्तों की मुलाकात होती है। दोनों गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाकर एक पार्क में जाकर बैठ जाते हैं। आकाश बोलना शुरू करता है। कॉलेज के बाद मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर ली थी, लेकिन मेरा दिल हमेशा से अपना खुद का कुछ शुरू करने का करता था। दिल करता था कि कुछ ऐसा करूं जो दुनिया को बदल दे। शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम्स आई, फंडिंग नहीं मिल रही थी, कस्टमर्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने दिन रात मेहनत की और आज देख मेरा स्टार्टअप इतना सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन ये भी सच है कि अपना स्टार्टअप शुरू करने से पहले कुछ दिनों तक जॉब का एक्सपीरियंस भी कर लेना चाहिए। इससे बहुत सारी रियलिटीज का पता चल जाता है जो हमको अपने बिजनेस करने में हेल्प कर देती हैं। आकाश की आंखों में ये सब बातें बताते हुए एक स्पार्क दिख रहा था और क्लियरली शो हो रहा था कि वो अपने सपनों को लेकर कितना एक्साइटेड और पॉजिटिव है। राहुल ने खुश होकर कहा, ये तो सच में बहुत इंस्पायरिंग है आकाश। तुमने इतने कम समय में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। मुझे तो अभी तक अपने करियर के लिए क्लैरिटी नहीं मिल रही है। मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मेरे थॉट्स क्लियर नहीं हो रहे और मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। टेंशन मत ले राहुल, मैं हूं ना। अब तेरा दोस्त, तेरा भाई अब तेरी पूरी तरह से हेल्प करेगा। तू मुझे बता, मैं तेरी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और तुझे सही से गाइड करूंगा, ताकि जो गलतियां मुझसे हुई हैं पास्ट में वो तुझसे ना हो। ये कहते हुए आकाश मन ही मन में सोच रहा था उसे अपने स्टार्टअप के लिए जिन हर्डल्स का सामना करना पड़ा था, काश उसे भी इसी तरह गाइड करने वाला कोई मिला होता तो शायद उसके रास्ते काफी आसान हो जाते। लेकिन वो अपने दोस्त को पूरी जानकारी दे देना चाहता था ताकि उसे अपने स्टार्टअप को शुरू करने में ज्यादा परेशानी ना हो। आकाश को राहुल की आंखों में कुछ कर गुजरने की चमक साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, पर राहुल अभी भी अपने थॉट्स को लेकर क्लियर नहीं था। वो आकाश की बातें सुन तो रहा था और उसके दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं फेलियर का डर पनप रहा था। आकाश अपने दोस्त की हेल्प के लिए रेडी है, पर राहुल का डर उसे क्लियरली दिख रहा था। इसलिए वो उसके दिमाग से उस डर को निकालने के लिए एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून धीरू भाई अंबानी की कहानी सुनाता है। राहुल, मुझे पता है तेरे दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल हैं और तू उनके जवाब चाहता है। तू अपने सपने के बारे में सोच तो रहा है, पर उन्हें करने के लिए तू अपना पहला स्टेप नहीं उठा पा रहा है। पर मेरे भाई, ये सिर्फ तेरे साथ ही नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसा सबके साथ होता है। जो लोग आज बड़े मुकाम पर हैं, वो भी कभी ना कभी इसी स्टेज से गुजरे हैं जिससे अभी तू गुजर रहा है। धीरू भाई अंबानी, जिसे आज पूरी दुनिया पहचानती है, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके आज बिलियंस का कारोबार खड़ा कर दिया। तुझे पता है ये सब कैसे हुआ? चल मैं तुझे बताता हूँ। धीरू भाई अंबानी भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की शुरुआत इन्होंने ही की थी। धीरू भाई जी ने केवल 500 रुपए में अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। उस समय उन्हें गाइड करने वाला कोई भी नहीं था, फिर भी वो खुद के सपनों को पूरा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपना पहला कदम बिना किसी के हेल्प से आगे बढ़ाया।
वो जब 16 साल के थे तो अपने बड़े भाई के साथ वो यमन देश गए थे। वहां जाकर उन्होंने कंपनी में 300 रुपए महीना सैलरी से काम किया था। अपने देश से दूर जाना, वो भी इतनी कम उम्र में, उनके लिए आसान नहीं था। फिर भी उन्होंने अपने सपनों के लिए ये कदम उठाया। जब उनके पास कुछ पैसे जमा हो गए, वो अपने दिमाग में एक आइडिया लेकर वापस भारत लौट आए। जब वो वापस लौटे तब उनके पास केवल 500 रुपए ही थे। इतने कम पैसों को लेकर रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम की कंपनी शुरू की और इस कंपनी के जरिए वो अपने देश से मसाले और हल्दी को दूसरे देश भेजा करते थे। और ऐसे ही वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते रहे। जैसे जैसे उन्हें प्रॉफिट होता गया, वो और नई नई कंपनियां बनाते गए। उन्होंने एक बार जो अपना कदम आगे बढ़ाया तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि उन्हें इस सफर में कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि उन्होंने भी तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया था। पर उन सब बातों पर ध्यान देने से अच्छा वो केवल अपने काम पर ध्यान देने लगे और उनमें और ज्यादा अच्छा करने लग गए। जिसके बाद उन्होंने पॉलिएस्टर धागे का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू किया और ऐसे ही वो धीरे धीरे एक्सपैंड करते गए और एक बड़े एम्पायर के मालिक बन गए। राहुल पूरी तरह से कहानी में घुस चुका था। वो धीरूभाई अंबानी की कहानी में कहीं ना कहीं खुद को इमेजिन करने लगा था। जैसे ही कहानी खत्म हो गई, राहुल अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। पर इस कहानी ने उसके मन पर गहरा असर कर दिया था। वो अब समझ चुका था कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए केवल एक पॉजिटिव माइंडसेट की जरूरत होती है। धीरूभाई ने जैसे अपने सपनों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की, वैसी मेहनत अब राहुल भी करने के लिए तैयार था। उसने तो ठान लिया था कि अब कुछ भी हो जाए, पर वो अपने सपनों को पूरा करके ही मानेगा। इसलिए वो आकाश से आगे क्या करना है इस बारे में पूछता है। वहीं आकाश को अब इतना तो समझ आ चुका था कि राहुल के ऊपर इस कहानी का गहरा असर हो चुका है, इसलिए अब वो पूरी तरह से तैयार है। पर क्या राहुल के लिए आगे का सफर इतना आसान होगा जितना कि उसे लग रहा है? क्या राहुल सच में अपने सपने के लिए कुछ प्लान कर पाएगा? आइए जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आकाश की बताई हुई मोटिवेशनल स्टोरी ने राहुल के अंदर एक स्पार्क तो जला दिया था, पर अभी सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर करना क्या है, क्योंकि राहुल ने कुछ प्लान तो सोचा नहीं था। इसलिए दोनों दोस्त अभी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगते हैं और अलग अलग आइडियाज को सोचने लगते हैं। राहुल, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी ऐसे आइडिया पर काम करना चाहिए जिसे करने में तुम्हें मजा आए, कुछ ऐसा जो तुम्हारा पैशन हो। क्योंकि जब तक तुम अपने तन मन और दिलो जान से किसी चीज को नहीं करोगे, तब तक उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसा कुछ सोचो जो तुम्हें सच में पसंद हो और उसे करने में तुम कभी थकते ना हो। तुम्हें किसी भी टाइम वो काम करने को बोला जाए तो तुम वो कर सकते हो। आकाश की बातें सुनकर राहुल सोचने लगता है। उसे कई तरह के आइडियाज आते हैं, पर जैसे आकाश ने कहा, वैसे किसी भी आइडिया को लेकर उसे पैशन नहीं होता है। वो अपने लैपटॉप को खोलकर उसमें कुछ ढूंढने लगता है। 10-20 मिनट सो जाते हैं। राहुल की रिसर्च जारी होती है, पर वो किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाता है। पर राहुल की एक्टिविटीज को नोटिस करते करते आकाश के दिमाग में एक आइडिया क्लिक करता है। राहुल भाई, मुझे लगता है तेरे लिए एक बेस्ट आइडिया मिल गया है। ये आइडिया तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे बता, तू दिन में सबसे ज्यादा कौन सी एक्टिविटी करता रहता है? बता। मैं दिन भर तो सबसे ज्यादा अपने लैपटॉप पर कोडिंग करता रहता हूँ भाई। यस, वही तो है तेरा पैशन। तू समझ रहा है भाई, तुझे कोडिंग में जितना इंटरेस्ट है शायद उतना किसी चीज में नहीं। हम दोनों ने एक साथ कॉलेज में पढ़ाई की है। मुझे पता है तू कोडिंग के बारे में कितना कुछ जानता है, और अभी तो तेरी प्रैक्टिस भी बहुत हो चुकी है, क्योंकि जॉब में भी तो तू डेली वही करता है। आकाश की बातें सुनकर राहुल को समझ आ गया कि आकाश क्या कहना चाहता है, पर कोडिंग और बिजनेस का लिंक उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर आकाश उसे बताता है कि कॉलेज के दिनों में जब उन्हें फाइनल ईयर के लिए प्रोजेक्ट बनाना था, तब उन्होंने एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाया था, जिसकी सभी प्रोफेसर से लेकर यूनिवर्सिटी ने भी बहुत तारीफ की थी। वो प्रोजेक्ट एक सॉफ्टवेयर था जो ट्रैफिक फ्लो मैनेज करने का काम करता था। ये एक फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन था, इसलिए आकाश राहुल को सजेस्ट करता है कि वो उसी प्रोजेक्ट पर वापस से काम करे और उसे पहले से बेहतर बनाए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट उस टाइम राहुल ने ही डिजाइन और डेवलप किया था। और आकाश को ये श्योर था कि राहुल अभी भी इस सॉफ्टवेयर को पहले से बेहतर बना पाएगा।
राहुल को भी आकाश का बताया हुआ ये आइडिया पसंद आया, क्योंकि वो उस पर पहले भी काम कर चुका था। तो अब वो चीज उसके लिए नई नहीं थी, जिस वजह से अब वो कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। राहुल ने एक लंबी सांस ली और वो थोड़ा खुश था, क्योंकि उसने अपने सपने का एक कदम तो आगे बढ़ा लिया था। अब राहुल और आकाश दोनों रिलैक्स फील कर रहे थे, क्योंकि उन्हें एक ऐसा आइडिया मिल चुका था जो उनकी लाइफ को बदल सकता था। क्योंकि टेक्नोलॉजी से लोगों की मदद करना ये एक बेस्ट आइडिया है। आजकल जितने भी इनोवेशन हो रहे हैं वो सभी टेक्नोलॉजी और इंसानों से जुड़े हैं। टेक्नोलॉजी का असली मकसद ही होता है इंसानों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो और उनकी लाइफ को इजी बनाओ। इसी प्रिंसिपल पर आकाश और राहुल का प्लान था। सॉफ्टवेयर की मदद से वो लोगों की मदद करना चाहते थे। स्टार्टअप की दुनिया में एक नए एंटरप्रेन्योरशिप का जन्म हो चुका था। राहुल ने आकाश के साथ वो सारी बातें शेयर की जो उस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई थी, और आकाश भी एक कोडिंग एक्सपर्ट था, तो वो भी राहुल को सजेशन दे रहा था। दोनों कॉफी शॉप में बैठे बैठे रिसर्च करने लगे और ढूंढने लगे कि उनके सॉफ्टवेयर में और क्या अपडेट हो सकता है। आकाश राहुल के बताए हुए सभी पॉइंट्स को एक पेपर पर नोट कर लेता है और पेपर पर ही जो भी कुछ उसे याद आता है वो ऐड करने लगता है। राहुल भी अपने लैपटॉप में रिसर्च शुरू करता है और उसे जो भी रेलेवेंट लगता है वो आकाश को बताता है, और आकाश उसे अपने पेपर पर नोट करता रहता है। ऐसे ही दोनों दोस्त घंटों तक कॉफी शॉप में सॉफ्टवेयर के मॉडिफिकेशन के ऊपर रिसर्च करते रहे। शाम होने लगती है। दोनों ही अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि उन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता। तभी वेटर उनके पास आता है। वेटर के आते ही दोनों का ध्यान टूट जाता है। आकाश अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए, राहुल भाई, बातों बातों में शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। शायद अभी हमें चलना चाहिए। कल तुझे भी जाना होगा और मुझे भी ऑफिस जाना है। चल, अब आज का काम यहीं रोकते हैं और कल इस पर और सोच विचार करते हैं। हाँ भाई, मैं तो भूल ही गया। चलो चलते हैं। दोनों कॉफी शॉप से बाहर निकलते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। पर राहुल के थॉट्स अभी भी टूटे नहीं थे। वो घर जाते समय भी प्रोजेक्ट के बारे में ही सोचता रहता है। घर पहुंचते ही वो अपने रूम में चला जाता है और फिर वापस से रिसर्च पर लग जाता है। अब ये तो फिक्स हो चुका था कि एग्जैक्ट क्या करना है, पर अब इसमें आगे की चुनौतियां आने वाली थी, जिसका शायद दोनों को भी अंदाजा नहीं था। आइडिया तो बेहतर था, पर क्या उन्हें कुछ ऐसा मिल पाएगा जो उनके सॉफ्टवेयर को पहले से बेहतर बना दे, या आइडिया तक ही रह जाएगा। राहुल का स्टार्टअप शुरू करने का सपना, ये जानने के लिए सुनते हैं नेक्स्ट एपिसोड। राहुल के अंदर आकाश ने जो चिंगारी जलाई थी, अब वो ज्वाला बनने की तैयारी में थी। राहुल हार्ड डेडिकेशन के साथ अपने प्रोजेक्ट पर काम करने लगा। वो पुराने प्रोजेक्ट्स के लूपहोल्स को एनालाइज करने लगा। उसने प्रोजेक्ट को सभी एस्पेक्ट से स्टडी कर लिया और उस पर अब वो मॉडिफिकेशन के लिए प्लान बनाने लगा। राहुल कहीं भी जाता तो प्रोजेक्ट के बारे में ही सोचता रहता, चाहे पटरी हो या फिर ट्रैफिक सिग्नल। राहुल सभी जगह पर अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचता रहता। वो हर किसी चीज को अपने प्रोजेक्ट के साथ जोड़कर देखता। ऐसे करते करते कुछ दिन गुजर गए और फाइनली राहुल के पास वो सारे मॉडिफिकेशंस के आइडियाज आ गए जो उनके पुराने सॉफ्टवेयर को फ्यूचरिस्टिक सॉफ्टवेयर में बदल सकते थे। वो तुरंत आकाश को कॉल करता है और उसे बताता है कि कैसे उसे मॉडिफिकेशंस के आइडियाज मिल चुके हैं और वो उसके साथ शेयर करना चाहता है। इसलिए वो उसे वापस उसी कॉफी शॉप में बुलाता है जहां वो हर बार बैठते हैं। राहुल और आकाश दोनों भी कॉफी शॉप पहुंच जाते हैं। राहुल अपने सारे प्लान को आकाश के साथ शेयर करने लगता है। आकाश भी एक्साइटमेंट के साथ राहुल की सारी बातों को ध्यान से सुनता है। भाई, मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए उसमें हम रियल टाइम डेटा यूज कर सकते हैं, जिससे लाइव ट्रैफिक मैनेज कर सकते हैं, और साथ ही हम छोटे और मीडियम साइज के बिजनेस वाले लोगों के लिए भी कुछ फीचर्स उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डिलीवरी ट्रैक करना एंड स्टफ। इससे सोसाइटी के सभी लोगों का फायदा होगा और हमारे यूजर्स भी सभी तरह के लोग होंगे, ना कि बस कॉमन मैन। राहुल का मॉडिफिकेशन आइडिया आकाश को बहुत इम्प्रेसिव लगता है, क्योंकि ऐसा अभी तक कोई ऐप या सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हुआ था जो सभी लोगों के लिए काम आए और जिसकी लोगों की जरूरत भी हो। आकाश राहुल के आइडिया के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है और कुछ आगे की प्लानिंग और अपने ओपिनियन भी राहुल के साथ शेयर करता है। भाई, ये तो कमाल का प्लान है। मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आ रहा है। देख,
हम इस पे थोड़ा और रिसर्च करते हैं, मार्केट को समझते हैं और फिर इसकी एग्जीक्यूशन में लग जाते हैं, ताकि हमारे प्लान में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो और जो भी हम फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे वो इम्प्रेसिव हो। राहुल आकाश की बातों से एग्री करता है और आकाश उसे सारी बातें समझाने लगता है कि कैसे एक आइडिया के रेडी हो जाने पर क्या किया जाता है। राहुल भी इन सारी बातों को ध्यान से समझता है। कुछ कुछ बातें राहुल की समझ में नहीं आती हैं, पर फिर भी आकाश उसे आसान लैंग्वेज में जितना हो सके उतना समझाता है। आकाश राहुल को बताता है कि आइडिया तो स्टार्टअप की नींव की तरह है, अभी और भी कई बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं, इसलिए सभी के लिए अभी से तैयार रहना जरूरी है। प्रोजेक्ट के मॉडिफिकेशन के बाद से उस पर काम करना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि सॉफ्टवेयर के कई अलग अलग हिस्सों के कामों के लिए कई तरह के एक्सपर्ट्स की जरूरत थी। पर अभी तक केवल आकाश और राहुल दोनों ने ही सब कुछ प्लान किया था। अब उनके आगे सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई किया जाए। अब तो प्लान भी रेडी था, मॉडिफिकेशन के लिए आइडियाज भी थे, पर उन पर काम करने के लिए कुछ और ऐसे लोगों की जरूरत थी जो राहुल की गाइडेंस और थॉट प्रोसेस को समझ पाएं और उसके अकॉर्डिंग सारे काम कर पाएं। और अभी इसी स्टेज पर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में पैसे की भी जरूरत पड़ने वाली थी। पर उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम फिलहाल तो टीम की थी। दोनों ही दोस्त सोच में पड़ गए कि कहां से लोगों को लाया जाए या कहां से ऐसे लोगों से जुड़ा जाए जो उन्हें इस प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकें। तभी आकाश के दिमाग में एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया जिसके बारे में राहुल ने कभी ना तो सुना था और ना ही पढ़ा था, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी भी स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए वरदान की तरह होता है। पर यह वरदान हर किसी के लक में नहीं होता। आकाश को यह पता होता है कि राहुल को अगर इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाए तो वो इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो बिना किसी देरी के राहुल को उस स्टार्टअप वरदान के बारे में बताता है। और जब वो राहुल सुनता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो ऐसा क्या था जो प्रोजेक्ट के लिए टीम का अरेंजमेंट कर सकता था, और क्या है ये कॉन्सेप्ट जिसे आकाश स्टार्टअप का वरदान कह रहा है? क्या इस वरदान से राहुल की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी? ये जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। राहुल और आकाश का जोश तो आसमान छू रहा है, लेकिन रियलिटी का एक पत्थर उन पर आकर गिरता है, क्योंकि आकाश को पता है कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए केवल आइडिया से कुछ नहीं होता, बल्कि इसके लिए एक सही प्रोजेक्ट चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए और सबसे बड़ी बात पैसा चाहिए। इसलिए अब उनके सामने ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। पर आकाश एक एंटरप्रेन्योर होने की वजह से उसे वो सारी चीजें पता होती हैं जो इस प्रोसेस में होती हैं। इसलिए उसके दिमाग में तुरंत स्टार्टअप वरदान का याद आता है। इसलिए वो राहुल को तुरंत बताता है, भाई मिल गया सोल्यूशन, मिल गया मुझे सोल्यूशन तेरी प्रॉब्लम का। एक ऐसा सोल्यूशन जिससे तेरी एक्सपर्ट्स टीम की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पर ये इतना आसान भी नहीं है। इसे भले ही हम स्टार्टअप का वरदान कहते हैं, पर ये वरदान हर किसी की लाइफ में काम नहीं आता है। इसे पाने के लिए लक और स्मार्टनेस होना जरूरी है, और मुझे लगता है कि तू ये कर लेगा। ये स्टार्टअप वरदान क्या है भाई? कोई कंपनी है क्या या कोई एजेंसी? राहुल के कंफ्यूजन को दूर करते हुए आकाश उसे बताता है, नहीं भाई, ये ना तो कोई एजेंसी और ना ही कोई कंपनी है। ये तो एक कॉन्सेप्ट है जिसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। राहुल की क्यूरियोसिटी को और ना बढ़ाते हुए आकाश उसे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताने लगता है। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि किसी भी कंपनी में काम करते हुए उसी कंपनी की मदद से अपने किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करना। जब भी कोई स्टार्टअप शुरू किया जाता है तो शुरुआत में उसमें रिसोर्सेज नहीं होते हैं, इसलिए ऐसे में कोई भी एक एम्प्लॉय अपनी ही कंपनी में कंपनी के रिसोर्सेज का यूज करके अपने प्रोजेक्ट या आइडिया पर काम करता है, और इसमें जो भी खर्च होता है वो केवल कंपनी के जरिए ही पे किया जाता है। आकाश की इस बात को सुनकर राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, पर उसकी खुशी को बीच में से ही तोड़ते हुए आकाश उसे उसके पीछे की सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि कंपनी को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कन्विंस करना बेहद मुश्किल होता है, पर अगर प्रोजेक्ट में दम है और अगर कंपनी के मैनेजर को इम्प्रेस किया जाता है तो ये पॉसिबल भी है। आकाश की बताई हुई हर एक बात राहुल को अच्छे से समझ आ चुकी थी। उसके आगे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए अभी वो एंटरप्रेन्योरशिप को ही अपनी लास्ट होप और चांस मानकर एक बार ट्राई करके देखने की सोचता है। इस ऑप्शन में राहुल को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं था,
और ना ही उसे कोई इन्वेस्टमेंट करनी थी। उसे बस अपने मैनेजर को इस बात के लिए कन्विंस करना था और साथ ही अपने टीम मेंबर्स को मनाना था, जो कि राहुल के लिए लगभग आसान था। पर अगर किसी भी रीजन के चलते अगर मैनेजर इसके लिए मना करते हैं तो फिर राहुल के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा और उसे प्रोजेक्ट को आधा अधूरा ही छोड़ना पड़ेगा। अभी राहुल के सामने एक बड़ी चुनौती थी जो उसके प्रोजेक्ट का फ्यूचर डिसाइड करने वाली थी। इसलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए आकाश को अलविदा कहकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड और ज्यादा जानकारी कलेक्ट करता है और अपनी एक इफेक्टिव पिच रेडी करता है जो वो मैनेजर के सामने प्रेजेंट करने वाला है। पर इस बार वो पिच को कुछ इस तरह से तैयार करता है जिससे कि मैनेजर को उसमें इंटरेस्ट आ जाए, क्योंकि बिना किसी फायदे और मतलब के तो मैनेजर मानने से रहा। इसलिए वो पिच में ऐसे पॉइंट्स को ऐड करता है जो कंपनी के बेनिफिट में होती हैं और साथ ही वो कुछ ऐसे पर्क्स भी ऐड करता है जो मैनेजर के फायदे के हैं। मैनेजर के लिए तो राहुल ने अपने प्लान्स बना लिए थे, पर उसे कल एक नहीं बल्कि 2 चुनौतियों का सामना करना था। दूसरी चुनौती थी टीम मेंबर्स को मनाना, क्योंकि टीम में कुछ ऐसे भी लोग थे जो राहुल से हमेशा अजीब तरह से बिहेव करते थे। राहुल को उन्हीं लोगों की टेंशन खाई जा रही थी, क्योंकि राहुल उन्हें अपनी टीम में लेने की भी सोचे तो वो लोग नहीं मानेंगे, पर वो दूसरे लोगों को भी राहुल के खिलाफ भड़का सकते थे। इसलिए राहुल मन ही मन में इसी बात को लेकर टेंशन में था। पर कुछ तो सॉल्यूशन निकलना था, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए किसी भी तरह का रिस्क राहुल लेना नहीं चाहता था। इसलिए वो उन टीम मेंबर्स के लिए भी एक प्लान बनाता है। वो डिसाइड करता है कि सभी मेंबर्स को प्रोजेक्ट की सक्सेस के बाद बिजनेस में इक्विटी शेयर दी जाएगी, जो कि बहुत बड़ी बात थी और ये ऐसा पर्क था जिसे कोई भी ना नहीं कहता। ये राहुल के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं था। राहुल ने प्लानिंग्स तो बहुत अच्छी बना ली थी ताकि अगले दिन जो कुछ भी होगा वो पॉजिटिव ही हो। अभी बस अगले दिन का इंतजार था, क्योंकि राहुल इस बार पूरी तैयारी में था। तो क्या राहुल की सभी तैयारियां काम आएंगी? क्या मैनेजर राहुल को एंटरप्रेन्योरशिप का मौका देगा और टीम मेंबर्स इक्विटी के पक्ष से मान जाएंगे? ये जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। रात भर मैनेजर और टीम के लिए प्लानिंग तैयार करने के बाद आखिर वो दिन आ ही जाता है। ये दिन राहुल के लिए किसी एग्जाम से कम नहीं होता है, क्योंकि इसके बाद ही राहुल के प्रोजेक्ट को एक मुकाम मिलने वाला था। इसलिए राहुल अच्छे से रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। रास्ते में जाते जाते वो आकाश को कॉल करता है और उसे अपनी प्लानिंग के बारे में सब कुछ बता देता है। आकाश भी राहुल की प्लानिंग से एग्री दिखता है। राहुल अपने ऑफिस में पहुंचकर सबसे पहले मैनेजर के केबिन के पास जाकर देखता है तो केबिन में मैनेजर आया हुआ होता है। राहुल तो चाहता है कि वो अभी के अभी मैनेजर के पास जाए और अपनी बात को उनके आगे रख दे, पर कॉल पर आकाश उसे बताता है कि किसी भी बात में जल्दबाजी नहीं करना। इसलिए राहुल एक स्टेप पीछे ले लेता है और अपनी डेस्क पर आकर बैठ जाता है। वो अपने ऑफिस के कामों में जल्द से जल्द निपटा सके और उसके बारे में रिपोर्ट करने मैनेजर के केबिन में चला जाता है। मैनेजर अपनी सीट पर बड़े आराम से बैठा है। मे आई कम इन सर? यस यस माय बॉय, कम इन। मैनेजर का इस तरह से बुलाना राहुल को थोड़ा अजीब लगा, पर मैनेजर के चेहरे पर एक खुशी झलक रही थी। राहुल को इतना तो समझ आ गया था कि मैनेजर आज खुश हैं, इसलिए वो अभी ये मौका छोड़ना नहीं चाहता था। वो अपनी बात को मैनेजर के आगे रखने वाला होता है, तभी मैनेजर बोल पड़ते हैं। राहुल, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। लास्ट मंथ में तुमने जो क्लाइंट का प्रोजेक्ट किया था वो उन्हें इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने हमें लाइफ टाइम पार्टनरशिप का ऑफर दिया है। वो उनके सभी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अब हमसे ही करवाना चाहते हैं। मैनेजर की ये बात सुनकर राहुल भी खुश हो गया, क्योंकि अभी उसे वो मौका मिल गया था जो वो चाहता था। इसलिए टाइम को और वेस्ट किए बिना वो बोल पड़ता है। ग्रेट, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है सर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी वजह से कंपनी को प्रॉफिट हुआ। फाइनली एक एम्प्लॉय का यही तो काम होता है कि वो अपनी कंपनी को एक बड़े मुकाम पर ले जाने में मदद करे। राहुल की बातों को सुनकर मैनेजर और खुश हो जाता है। उसे राहुल की बातों से बेहद अच्छा लगता है, इसलिए वो राहुल को प्रमोशन देने की बात कहता है। ग्रेट थॉट्स राहुल, मुझे तुम्हारे जैसे ही होनहार लोगों की जरूरत है हमारी कंपनी में, इसलिए हम तुम्हें टीम लीडर से सीनियर टीम मैनेजर के लिए प्रमोट करते हैं। ये रहा तुम्हारा लेटर। कांग्रेचुलेशंस माय बॉय।
जिस पोजीशन को पाने के लिए राहुल जी जान लगाकर कंपनी में काम करता था, वो पोजीशन फाइनली उसे मिल गई थी। लेटर उसके सामने पड़ा था, पर वो अचीवमेंट अब उसे अपने प्रोजेक्ट से बड़ी नहीं लग रही थी। वो अभी किसी भी हालत में पीछे हटना नहीं चाहता था, इसलिए लेटर को वो मैनेजर को वापस दे देता है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस लायक समझा, पर मैं ये नहीं ले सकता। राहुल की बातों को सुनकर मैनेजर चौंक जाता है और वो राहुल से इसका रीजन पूछता है। क्या तुम ये प्रमोशन नहीं चाहते हो? पर क्यों? इस पोजीशन के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं और तुम्हें ये इतने कम समय में मिल रही है, फिर भी तुम ये नहीं चाहते हो। क्या तुम्हें कहीं और से जॉब का ऑफर मिला है राहुल? मैनेजर की बातों को बीच में काटते हुए राहुल उन्हें बताता है कि उसे किसी भी दूसरे जॉब का ऑफर नहीं मिला है, पर वो ये नहीं ले सकता क्योंकि वो कंपनी से प्रमोशन नहीं बल्कि कुछ और चाहता है। कुछ और चाहिए? पर प्रमोशन से बढ़कर कंपनी तुम्हें क्या दे सकती है? क्या तुम्हें कोई एडिशनल पर्क्स चाहिए? अगर हाँ तो मैं इस बारे में बात करता हूँ। नहीं सर, मुझे पर्क्स भी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे कंपनी से केवल एक मदद चाहिए और एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। अपॉर्चुनिटी? मदद? ये क्या कह रहे हो राहुल? तुम क्या कहना चाह रहे हो, जरा खुलकर बताओ। राहुल मैनेजर को बताता है कि कैसे वो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और उस प्रोजेक्ट में उसे कंपनी की मदद की जरूरत है। वो प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी जानकारी मैनेजर को दे देता है। मैनेजर भी सभी बातों को अच्छे से समझते हैं और उसे राहुल के थॉट्स भी बहुत पसंद आते हैं। प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट और राहुल का कॉन्फिडेंस देखकर मैनेजर राहुल की मदद करने के लिए मान जाते हैं। शुरुआत में वो ना ही कह देते हैं और कंपनी के रूल्स के खिलाफ ये सब है ऐसा कहकर उसे टाल देते हैं, पर राहुल को इस बात की पहले से भनक लग गई थी, इसलिए वो अपने ब्रह्मास्त्र मैनेजर पर चलाता है। वो मैनेजर को प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने पर कंपनी के 5% इक्विटी देने की बात कहता है, जिसे सुनने के बाद मैनेजर तुरंत राजी हो जाता है क्योंकि मैनेजर को राहुल के प्रोजेक्ट्स में प्रॉफिट नजर आ रहा था, इसलिए वो इतने बड़े ऑफर को नहीं जाने देना चाहते थे। मैनेजर से ग्रीन फ्लैग मिलने के बाद राहुल हैप्पीली ऑफिस से बाहर निकलता है क्योंकि उसका सबसे बड़ा काम अब सफल हो चुका था। अभी बारी थी टीम को मनाने की, इसलिए वो लंच टाइम तक का वेट करता है और जैसे ही लंच ब्रेक होता है वो अपनी टीम को एक ट्रीट के लिए इनवाइट करता है। ट्रीट का नाम सुनते ही सभी लोग रेडी हो जाते हैं और कैंटीन में जमा होते हैं। सबको एक जगह पर देख राहुल अनाउंस करता है, दोस्तों, आज की ये ट्रीट हमारे एक बड़े प्रोजेक्ट के सक्सेस की पार्टी है, तो बिना किसी हेजिटेशन के ट्रीट को एंजॉय करो। राहुल की इस बात से सब में क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है। सब सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसे कौन से प्रोजेक्ट में राहुल सक्सेस हुआ है और सभी लोगों को ट्रीट दे रहा है। तो टीम में से कुछ लोग राहुल से पूछते हैं। राहुल उन सबको अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स में बता देता है और बातों बातों में उन्हें अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का भी मौका देता है, जिसे कुछ लोग तो खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं, पर कुछ लोग राहुल के प्लान को बकवास समझते हैं। राहुल को ऐसी सिचुएशन की पहले ही भनक थी, इसलिए वो सभी टीम मेंबर्स को भी पर्क का ऑफर देता है। पर्क्स का ऑफर सुनकर सभी लोग तुरंत राहुल के प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए रेडी हो जाते हैं। राहुल ने अपनी समझदारी से अपने सबसे बड़े टास्क को तो पूरा कर दिया था। अभी उसके पास एक्सपर्ट्स लोगों की टीम भी थी और कंपनी का साथ भी था। अब वो पूरी तरह से प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार था, पर राहुल को आगे आने वाली प्रॉब्लम्स की भनक नहीं थी। वो बस अभी अपने सक्सेस में खोया हुआ था। तो क्या राहुल का काम अब हो गया था या आगे भी कुछ इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स राहुल के लाइफ में आने वाली थी? ये जानने के लिए चलिए चलते हैं अगले एपिसोड की तरफ। राहुल ने शुरुआत के हर्डल्स को तो पार कर लिया था, पर यह जितना आसान था उतना आसान आगे का रास्ता नहीं था और इसका पूरा आइडिया आकाश को था। आकाश जानता था कि आगे और भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, पर वो कुछ समय के लिए तो राहुल से इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि कुछ टाइम्स के लिए ही सही, पर राहुल अपनी सफलता को खुलकर एंजॉय कर सके ताकि वो मोटिवेटेड रहे और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उस पर रहे। रिसोर्सेज मिल जाने के बाद राहुल ने पूरी मेहनत के साथ अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर प्रोटोटाइप तैयार करने में लग गया। टीम के मेंबर्स भी अपने अपने आइडियाज शेयर करते हैं जिससे कि प्रोजेक्ट में और अच्छे मॉडिफिकेशंस हो सकें। सभी मिलकर प्रोटोटाइप के सभी तरह के बग्स को फिक्स करते हैं, ऐप के इंटरफेस को रेडी करते हैं और उसे यूजर फ्रेंडली बनाते हैं ताकि किसी भी यूजर को उसे हैंडल करने में आसानी हो।
प्रोटोटाइप को मॉडिफाई करने में कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, पर कहते हैं ना कि एक से भले दो और दो से भले चार। कुछ ऐसे ही यहाँ भी हो रहा था। टीम में सभी एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस्ड लोग थे और सभी अपनी अपनी एक्सपर्टीज रखते थे। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम होती तो सभी एक दूसरे के सजेशन से उसे क्लियर कर देते थे। ऐसे करते करते प्रोटोटाइप फाइनली तैयार हो गया। प्रोटोटाइप तैयार होने की खुशी सभी को थी, पर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम की शुरुआत तो अब आने वाली थी। वो थी प्रोटोटाइप की टेस्टिंग। किसी भी प्रोजेक्ट को मार्केट में लाने से पहले उसके ट्रायल्स कंडक्ट करने पड़ते हैं, जिससे उस प्रोडक्ट का इम्पैक्ट कितना है और ये किस तरह से लोगों के काम आ रहा है इसका पता चलता है। क्लियरेंस बिना किसी ट्रायल के कोई भी इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट नहीं करता है, क्योंकि जब तक उसे अश्योरिटी नहीं मिलती कि प्रोडक्ट की जरूरत मार्केट में है तब तक वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। इसलिए आकाश राहुल से इस मुद्दे पर बात करता है। उसे बताता है कि अगर ट्रायल सही से होता है तो ही आगे ज्यादा फंडिंग मिलने के चांसेस हैं, अदरवाइज यहाँ तक पहुँचने के बाद भी हम फेलियर साबित होंगे। राहुल, अभी हमारा प्रोटोटाइप तो रेडी हो चुका है, पर इसकी टेस्टिंग और ट्रायल्स भी उतने ही सफल होने बहुत जरूरी है। इसलिए अभी हमें इसके ट्रायल्स शुरू करने चाहिए और लोगों से इसके फीडबैक लेने चाहिए, क्योंकि यही फीडबैक हमारे लिए इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने में मदद करेगा। आकाश की बातें सुनकर राहुल तुरंत अपनी टीम से इस बारे में बात करता है और ट्रायल के लिए सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उनके प्लान के अकॉर्डिंग वो ऐप के प्रोटोटाइप को लेकर लोकल मार्केट में जाते हैं और हर एक दुकानदार और डिलीवरी सर्विसेज को अपने ऐप्स के बारे में बताने लगते हैं और उन्हें ट्रायल्स करके दिखाते हैं, और जो भी उनका फीडबैक आता है वो उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि उनके पास एक फीडबैक डेटा रह सके। टीम के मेंबर्स इस ट्रायल को कंडक्ट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल अपना पूरा टाइम इन्वेस्टर्स के साथ रिसर्च में लगा देता है, क्योंकि उसे ऐसे इन्वेस्टर्स चाहिए थे जो उसके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ले सके और जिन्हें इस तरह के ऐप की जरूरत है। दिन भर टीम अपनी ट्रायल्स का काम करती है और राहुल दिन भर में कुछ 5 इन्वेस्टर्स की लिस्ट और उनका डेटा कलेक्ट कर लेता है। इन सभी प्रोसेसेस में आकाश भी राहुल की मदद करता है। वो भी राहुल को कुछ 3 इन्वेस्टर्स के नाम सजेस्ट करता है जो उसे फंड्स दे सकते हैं। इधर टीम अपने ट्रायल्स में शॉप्स के ओनर्स के पास जाती है और उन्हें ऐप के बारे में सब कुछ बताती है। शुरुआत में दुकानदारों को कुछ समझ में नहीं आता है। टीम उन्हें सारे प्रोसेस करके दिखाती है कि कैसे ये ऐप उनके कस्टमर्स को ट्रैक कर सकता है, ट्रैफिक को ट्रैक कर सकता है, जिससे कि उनके किसी भी डिलीवरी में टाइम नहीं लगेगा और वो जब चाहें तब किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह के यूनिक फीचर्स वो भी मोबाइल ऐप्स में देखकर लोग भी चौंक जाते हैं, क्योंकि इस तरह के ऐप्स की जरूरत छोटे बड़े दुकानदारों को बहुत होती है। इसलिए ऐप ने मार्केट में डिलीवरी रिलेटेड इश्यू को तो इस ऐप ने भर दिया था, इसलिए लोग इसे बहुत पसंद करने लगे। ऐप में सब कुछ लाइव डेटा ऐड किया गया था, जिससे कि किसी भी लोकेशन में कुछ भी नया ऐड होता था तो वो ऐप में भी दिख जाता था। ये ऐप की तरह से और कई तरह के लोगों के काम आ सकता था। इसलिए टीम ने जितने ज्यादा ट्रायल्स पॉसिबल हुए, जितने ज्यादा डेमो पॉसिबल हो सके उन्होंने किए और 4-5 दिन की मेहनत के बाद फीडबैक को एनालाइज किया गया तो 99% लोगों ने ऐप के बारे में पॉजिटिव रिव्यू दिए थे, जो कि राहुल एंड टीम के लिए एक प्राउड की बात थी। राहुल एंड टीम के सक्सेसफुल ट्रायल के बाद उन्होंने अपने सारे फीडबैक का डेटा कंपनी के साथ शेयर किया, क्योंकि कंपनी ने प्रोटोटाइप बनाने में रिसोर्सेज प्रोवाइड किए थे। इसलिए ऐप में कंपनी का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन था जितना कि राहुल एंड टीम का था। कंपनी के बोर्ड मेंबर्स के आगे प्रोटोटाइप का प्रेजेंटेशन किया गया और उन्हें फीडबैक के बारे में भी बताया गया, जिससे कंपनी और उनके बाकी मेंबर्स ने भी राहुल एंड टीम की जमकर तारीफ की और उन्हें फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस दिए। अब तक तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर इन्वेस्टर्स से फंडिंग लेना भी जरूरी था, क्योंकि फंडिंग के बिना प्रोटोटाइप की लॉन्चिंग नहीं हो सकती थी और फंडिंग भी बहुत ज्यादा चाहिए थी, क्योंकि ऐप को शुरुआत में फ्री ऑफ कॉस्ट में लोगों को प्रोवाइड करना था। तो इसमें जो भी खर्च होने वाला था वो इस फंडिंग से ही पूरा होने वाला था। इसलिए अब आकाश, राहुल एंड टीम इन्वेस्टर्स के लिए पिच रेडी करने में लग जाते हैं। सभी एस्पेक्ट से प्रोटोटाइप से जुड़ी सारी जानकारी, उसके बेनिफिट्स, उसके बारे में मार्केटिंग प्लान्स, प्रोजेक्ट को लेकर फ्यूचर प्लान्स, रेवेन्यू मॉडल, मार्केट पोटेंशियल, ये सब कुछ वो उस पिच रिपोर्ट में नोट करते हैं ताकि इन्वेस्टर्स के हर सवाल का जवाब उनके पास हो। इसलिए सभी लोग स्मार्ट मूव्स का यूज करके अपनी अपनी ओपिनियन इस प्रेजेंटेशन के लिए दे रहे थे।
कई घंटों की मेहनत के बाद इन्वेस्टर्स के लिए पिच रेडी हो जाती है। अब बस इंतजार रहता है इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने का। इसलिए आकाश उन सभी इन्वेस्टर्स को मेल करता है जिनकी लिस्ट उसने और राहुल ने मिलकर तैयार की थी। आकाश उन सबको ईमेल्स में अपने प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग के बारे में और इक्विटी शेयर्स के बारे में ईमेल में मेंशन कर देता है ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। दिन गुजर जाता है पर किसी भी इन्वेस्टर्स की तरफ से कोई रिप्लाई मेल नहीं आता है। इसलिए सभी अगले दिन का इंतजार करते हैं। ठीक एक दिन गुजर जाने के बाद राहुल को एक इन्वेस्टर से ईमेल आता है और वह इन्वेस्टर उनके साथ मीटिंग करने की इच्छा जताता है। वो अपने ऑफिस की जगह, टाइमिंग और डेट के बारे में ईमेल में बता देता है। इन्वेस्टर की तरफ से आए मेल से राहुल को बहुत खुशी होती है क्योंकि ये उसका पहला इन्वेस्टर होने वाला था जिससे वो अपने प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग लेने वाला था। बिना किसी देरी के राहुल तुरंत आकाश को बुला लेता है और दोनों प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हैं क्योंकि मीटिंग अगले दिन ही होती है। इसलिए राहुल और आकाश अच्छे से प्रेजेंटेशन की तैयारी में लग जाते हैं। अगले दिन प्रेजेंटेशन के लिए राहुल एंड टीम और आकाश ये सभी लोग इन्वेस्टर्स की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। तो अब इन्वेस्टर के साथ मीटिंग कैसे होती है? क्या राहुल अपनी पिच से इन्वेस्टर्स का दिल जीत पाएगा? क्या राहुल को डिजायरेबल फंडिंग मिल पाएगी? ये सभी कुछ जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। कंपनी से रिसोर्सेज मिलने के बाद राहुल एंड टीम ने अपना प्रोटोटाइप रेडी कर लिया और उसके डेमो भी किए जिस पर उन्हें कस्टमर्स के पॉजिटिव फीडबैक भी मिले। ये सब कुछ हो जाने के बाद अब बारी थी फंडिंग की और फंडिंग के लिए इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना था और इसलिए राहुल और आकाश ने मिलकर इन्वेस्टर्स को मेल भी लिखे जिसके कुछ दिनों बाद रिस्पॉन्स आया। एक इन्वेस्टर रेडी हो गया प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, पर उसके पहले उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ जानना था जिसके बाद ही वो फंडिंग देने वाले थे। अगले दिन राहुल एंड टीम अपनी पूरी तैयारी के साथ इन्वेस्टर्स की बताई हुई जगह पर जा पहुंची। कुछ समय वेट करने के बाद इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग शुरू हुई। जैसे जैसे राहुल और आकाश ने एक दिन पहले प्रेजेंटेशन की तैयारी की थी वैसे ही राहुल इन्वेस्टर्स के आगे अपना प्रेजेंटेशन करता है। राहुल इन्वेस्टर्स को अपने ऐप का डेमो दिखाता है और उसके सभी फीचर्स के बारे में डिटेल्स में सब बताता है और साथ ही मार्केट पोटेंशियल के बारे में बात करता है। इन्वेस्टर्स अपने कुछ डाउट्स पूछते हैं और उन सभी के आंसर्स राहुल बहुत अच्छे से देता है। इन्वेस्टर्स का रिएक्शन इनिशियली थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं था पर राहुल अपने पैशन से और फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट और प्रोजेक्ट को लेकर फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताकर उन्हें इम्प्रेस करता है। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ये मार्केट में कहाँ फिट होगा? राहुल सर इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहाँ ट्रैफिक फ्लो स्मूथ है, सभी तरह की डिलीवरी टाइम पर हो रही है, फिर चाहे वो फूड डिलीवरी हो या फिर किसी प्रोडक्ट की, और छोटे धंधे वाले लोगों का स्ट्रेस अब कम हो गया है। ये सब कुछ ये एक ऐप कर सकता है, ये सब कुछ पॉसिबल बना सकता है। इम्प्रेसिव। तुम्हारा आइडिया और प्रोटोटाइप दोनों ही अच्छे हैं, हमें इसमें पोटेंशियल भी दिख रहा है। पर सी राहुल किसी भी डिस्कशन पर जाने से पहले हमें थोड़ा टाइम चाहिए होगा। इसके लिए हमें अपने सारे बोर्ड मेंबर्स के साथ एक फाइनल डिस्कशन करना होगा क्योंकि आपका ये पहला प्रोजेक्ट है और आपको इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा चाहिए। इसलिए हम आपको कुछ दिनों में अपना फाइनल डिसीजन बताते हैं। आपको हमारी तरफ से एक मेल आ जाएगा। ठीक है सर, मैं आपके पॉजिटिव रेस्पॉन्स का वेट करूंगा। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। राहुल को यकीन था कि अगर अभी शुरुआत में ही प्रोजेक्ट पर मैक्सिमम इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और जैसे जैसे समय बीतने लगेगा तो प्रोजेक्ट में भी नए नए अपडेट कर दिए जाएंगे जिससे फ्यूचर में भी ऐप की डिमांड उतनी ही रहेगी जितनी अभी है। इन्वेस्टर मीटिंग कॉन्क्लूसिव नहीं थी लेकिन राहुल और उनकी टीम को डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ। उन्हें पता है कि ये एक रेस है और कभी कभी फिनिश लाइन पे पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। इन्वेस्टर्स को आइडिया भी पसंद आया पर फंडिंग अभी तक अप्रूव नहीं हुई थी, इसलिए सबकी हार्ट बीट्स बढ़ी हुई थी। पर इंतजार के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए राहुल एंड टीम इन्वेस्टर्स के ऑफिस से बाहर निकलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। राहुल और आकाश दोनों अपने हर बार मिलने वाली जगह यानी कॉफी शॉप पर जाते हैं और आज की इन्वेस्टर्स की मीटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। दोनों के मन में एक ही सवाल होता है, क्या इन्वेस्टर्स उन्हें फंडिंग देंगे? पर दोनों को इतना यकीन तो था
कि अगर उन्हें फंडिंग मिल गई तो वो ऐप को और बेहतर बना सकते हैं, पर बात वहीं आकर रुक जाती है फंडिंग की। इसलिए वेट करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रोज राहुल और टीम अपने मेल्स को चेक करती हैं, पर उन्हें कोई भी ईमेल नहीं आया होता है। पर दिन भर राहुल अपनी टीम के साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर डिस्कस करता रहता है और नए नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करता रहता है, ताकि जब भी इन्वेस्टर से उन्हें कोई रिस्पॉन्स आए तो उसके लिए वो रेडी रहे। आकाश तो पहले से ही एक एंटरप्रेन्योर था, इसलिए उसके लिए ये सब नया नहीं था। पर राहुल जिस तरह से सारी चीजों को मैनेज कर रहा था, अपनी टीम को गाइड कर रहा था, ये देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि जैसे वो इस फील्ड में नया हो। राहुल हर एक बात को बड़ी मेहनत के साथ करता, कोई भी डाउट आने पर आकाश के साथ शेयर करता और जो भी सजेशन आकाश उसे देता वो उसे फॉलो करता। राहुल अपनी इस जर्नी में कभी भी बिना सोचे समझे और आकाश की राय लिए बिना किसी काम को नहीं करता था, जो कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे जरूरी बात होती है। इन्वेस्टर से मीटिंग को अब 7 दिन हो चुके होते हैं। अचानक से एक मॉर्निंग राहुल का फोन वाइब्रेट होता है। राहुल तुरंत अपना फोन चेक करता है और उसे एक नोटिफिकेशन आई हुई होती है। ये एक ईमेल होता है जो इन्वेस्टर्स की तरफ से आया हुआ होता है। राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगता है। जैसे ही राहुल मेल को ओपन करता है, ईमेल में लिखा होता है, कांग्रेचुलेशंस, योर फंडिंग इज अप्रूव्ड। ये देखकर राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जिस टाइम का वो पिछले 3-4 महीनों से वेट कर रहा था, वो गोल्डन टाइम अब राहुल की लाइफ में आ चुका था। इन्वेस्टर्स ने फंडिंग अप्रूव कर दी थी। अब वो अपने प्रोजेक्ट को और बेहतर बनाकर उसे लॉन्च कर सकता था। राहुल की खुशी दुगनी तब हो गई जब उसने देखा कि इन्वेस्टर्स ने उसे उतनी ही फंडिंग दी है जितनी की उसे चाहिए थी। अब सारे रास्ते खुल चुके थे जो राहुल के एंटरप्रेन्योर बनने के सपने को पूरा करते थे। बिना टाइम गवाए राहुल तुरंत आकाश को कॉल करता है और मेल के बारे में इन्फॉर्म करता है। यार आकाश, हमने कर दिया, हमें फाइनली फंडिंग मिल गई है। उनका ईमेल आया मुझे। वाह राहुल, मैं तो जानता था कि हमें फंडिंग जरूर मिलेगी। तुमने और टीम ने जो मेहनत की है वो ऐसे ही रिवॉर्ड की हकदार है। देखा ना, मेहनत कभी जाया नहीं होती और फाइनली आज हमारे पास फंडिंग है। अभी हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है भाई, अब बस हमें आगे बढ़ना है। राहुल और आकाश दोनों एक साथ ऑफिस पहुंचते हैं और टीम को इस गुड न्यूज के बारे में बताते हैं। टीम के हर एक मेंबर के चेहरे पर खुशी आ जाती है और अभी सबके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ चुका था, क्योंकि सबके लिए एक अपनी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। आकाश, राहुल और टीम ने मिलकर जो मेहनत की थी उसका फल तो उन्हें अब मिल चुका था। फंडिंग सिक्योर होने की वजह से अब सब लोग और ज्यादा एक्टिव हो गए थे अपने काम को लेकर, और हर कोई अब अपना 100% देने के लिए तैयार था। पर अभी तो बस 50% ही काम हुआ था। फंडिंग मिलने से इतना तो श्योर हो गया था कि अब ये रुकने वाला नहीं है। इसलिए अब सभी लोग तैयारी शुरू करते हैं प्रोटोटाइप को मॉडिफाई करने की और लॉन्चिंग की, क्योंकि इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी डिमांड यही थी कि ऐप को फ्यूचरिस्टिक तरीके से डिजाइन किया जाए ताकि ऐप की डिमांड ऑलवेज पीक पर रहे। इसलिए पहले तो सब लोग ऐप के मॉडिफिकेशन पर काम शुरू करते हैं। मॉडिफिकेशन के बाद प्रोटोटाइप को पब्लिकली लॉन्च करना था। इसके लिए सारी तैयारी शुरू थी, पर क्या ये लॉन्चिंग सही से हो पाएगी? क्या इतना सारा पैसा लगाने के बाद ऐप वैसा रिस्पॉन्स दे पाएगा जैसे कि इन्वेस्टर्स को चाहिए? ये जानने के लिए चलते हैं अगले एपिसोड की तरफ। फंडिंग मिलने की वजह से अब एक आशा की किरण नजर आने लगी थी, क्योंकि राहुल ने अभी तक कभी अपनी लाइफ में इतना बड़ा टारगेट हासिल नहीं किया था। पर आकाश की मदद से राहुल ने यह सब कर दिखाया था। फंडिंग की वजह से अब राहुल अपने डेटा सोर्स को बदल देता है। वो ऐप के लाइव डेटा देने वाले सभी कंपोनेंट्स को अपग्रेड कर देता है और अब ऐप की स्पीड पहले से बेहतर हो जाती है। और जो डेटा पहले 90% एक्यूरेसी देता था, अब वो 98% एक्यूरेसी देने लगता है। साथ ही अब ऐप में अलग अलग टेम्पलेट्स को इनेबल किया जाता है ताकि ऐप का इंटरफेस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सके। जैसे अगर कोई दूध वाला ऐप को यूज करता है तो उसके प्रोफेशन को ऐड करते ही ऐप का इंटरफेस वैसे ही बन जाएगा और उसमें वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो दूध वाले के काम आएंगे। इस तरह के बदलाव करने की वजह से अब ऐप और भी ज्यादा डिमांडिंग होने वाला था, क्योंकि अभी ये सभी तरह के बिजनेसेस करने वाले लोगों के काम आने वाला था। इसके साथ साथ ऐप में ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेजेस को भी ऐड कर दिया गया था ताकि हर भाषा के लोग इसे यूज कर सकें।
इससे पूरे देश के लोग इसका फायदा उठा सकते थे। जैसे कि इन्वेस्टर्स ने कहा था, वैसे सब फ्यूचरिस्टिक मॉडिफिकेशंस राहुल एंड टीम में दिन रात मेहनत करके ऐप में कर दिए थे। और इस बार जो प्रोटोटाइप रेडी हुआ था वो पहले से कई गुना बेहतर था। इस बार जब इन्वेस्टर्स को नए प्रोटोटाइप का डेमो दिया गया तब वो देखकर इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा खुश हुए और राहुल एंड टीम की जमकर तारीफ भी की। सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था, ऐप मॉडिफाई हो गया था, इन्वेस्टर्स ने भी ग्रीन फ्लैग दे दिया था। अब बस तैयारी करनी थी लॉन्चिंग की। पर इन सब में सबसे जरूरी था कि प्रोजेक्ट को इंडिविजुअल कंपनी का हिस्सा बने, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए शुरुआत में जो भी पैसे लगे वो आकाश और राहुल ने मिलकर लगाए थे। फिर उसके बाद का सारा खर्च राहुल ने कंपनी से रिसोर्सेज के तौर पर उठाया और उसके बाद जो भी कुछ मॉडिफिकेशंस हुए उसमें इन्वेस्टर्स की फंडिंग का यूज किया गया था। अब तक ये सारे काम एक फर्म के जरिए हो रहे थे, पर अभी फर्म को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदलना था। पर उससे पहले कंपनी को एक ब्रांड नेम देना बाकी था। इसलिए राहुल हर एक मेंबर से एक चिट्ठी में ब्रांड नेम सजेस्ट करने को बोलते हैं। फिर उन सभी में से एक नाम फाइनल किया जाता है, मैपर। इसे आकाश ने सजेस्ट किया था। कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड करने का प्रोसेस कर दिया जाता है, जिसमें सीईओ राहुल को बना दिया जाता है। बोर्ड मेंबर आकाश और पुरानी कंपनी के मैनेजर और इन्वेस्टर्स को बनाया जाता है और साथ ही टीम मेंबर्स को शेयर होल्डर्स बनाया जाता है। सबको एक अच्छी पोजीशन कंपनी में दी जाती है, जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। ये सब काम निपट जाने के बाद ऐप की लॉन्चिंग के लिए एक मीडिया कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी थी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी आकाश ने उठाई। उसने अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके 2 दिन बाद का ऐप लॉन्चिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें कई न्यूज रिपोर्टर्स और मीडिया को इनवाइट किया गया था। इवेंट में ऐप के बारे में सब कुछ बताया जाने वाला था, मीडिया के सवालों के जवाब देने थे और साथ ही ऐप के इंटरफेस को ओपन करके उसकी लॉन्चिंग भी की जाने वाली थी। इवेंट में चीफ गेस्ट के तौर पर इन्वेस्टर और पुरानी कंपनी के मैनेजर आने वाले थे। सब कुछ परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। सभी तैयारियों में 2 दिन यूं चले जाते हैं और आखिरकार लॉन्चिंग का दिन ही आ जाता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि इस दिन का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लॉन्चिंग इवेंट शुरू होता है और सभी गेस्ट्स आ भी जाते हैं। रिपोर्टर्स, मीडिया सब प्रेजेंट होते हैं और अनाउंसमेंट होती है। सभी गेस्ट्स और मीडिया का आज के इस लॉन्चिंग इवेंट में स्वागत है। आज हमारे प्रोजेक्ट मैपर की लॉन्चिंग है, जिसे हमारी कंपनी ने पिछले 6 महीनों की कड़ी मेहनत से बनाया है। मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे प्रोटोटाइप को आज हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसके बाद आपको हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल किया जाएगा। प्रोजेक्ट के बारे में बाकी सब जानकारी हमारे कंपनी के सीईओ, जो कि इस प्रोजेक्ट के भी मेन हेड हैं, मिस्टर राहुल जी, आपको मैपर से जुड़ी सारी जानकारी बताएंगे। राहुल मीडिया कॉन्फ्रेंस में ऐप के बारे में डिटेल्स में सब बताता है। इसमें डेमो भी करके दिखाया जाता है, जिससे मीडिया का भी पॉजिटिव रिस्पांस आता है। ऐप को चीफ गेस्ट द्वारा इंटरफेस ओपन करके लॉन्च किया जाता है। अब ऐप को पूरा देश इस्तेमाल करने वाला था, जिसे राहुल ने खुद बनाया था। फाइनली राहुल ने अपनी मेहनत से और प्रॉपर गाइडेंस से अपने सपने को पूरा कर दिया था, क्योंकि आज राहुल वो पुराना राहुल नहीं रहा था जो कुछ महीनों पहले अपने करियर को लेकर कंफ्यूज था, बल्कि आज का एक सुलझा हुआ और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुका था, जिसकी खुद की एक स्टार्टअप कंपनी है और उसका पहला प्रोडक्ट भी लॉन्च हो चुका है। ये सब कुछ एक सपने की तरह था। सभी तरफ तालियों की बौछार थी, सभी लोग राहुल के काम की तारीफ कर रहे थे। आज राहुल सही मायने में एक सफल इंसान बन चुका था। सबके चेहरे पर एक खुशी थी और सभी अपनी अपनी तरक्की को एंजॉय कर रहे थे। राहुल को एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए इन सारी तकलीफों से गुजरना पड़ा, तभी वो आज इस मुकाम पर पहुंच सका। पर इसमें सबसे बड़ा रोल था आकाश का। आकाश हमेशा राहुल के साथ एक मेंटोर और गुरु की तरह रहा है, जिससे राहुल को समय समय पर सही सलाह मिली, जिससे वो आज सफल हो पाया। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, छोटे से आइडिया से एक बड़े वेंचर में बदलने के लिए इन सारे स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों। जब हम और आप एक फेलियर से गुजरते हैं, तभी जाकर एक बड़ी सफलता हाथ लगती है, जैसे राहुल के केस में हुआ। उसने जितना ज्यादा फेलियर फेस किया, उसने उतनी ही बड़ी सफलता हासिल की। पर कहानी यही खत्म नहीं होती है, अभी तो बस शुरुआत थी एक सक्सेसफुल बिजनेस की। पर अभी इस बिजनेस को आगे चलाना था।
क्योंकि जब तक लोग इस ऐप को यूज नहीं करेंगे तब तक कंपनी को कोई रेवेन्यू नहीं आ पाएगा। इसलिए अब सबसे बड़ा चैलेंज था मार्केटिंग करना, और इसी के लिए राहुल अपनी टीम को अब एक्सपेंड करता है और एक मार्केटिंग टीम बनाता है। तो अब कैसे राहुल अपनी मार्केटिंग टीम की मदद से मार्केटिंग प्लान्स रेडी करता है और ऐप को अलग अलग तरीकों से प्रमोट करता है ताकि लोग उसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और उसका यूज करें। तो आइए जानते हैं अगले एपिसोड में एंटरप्रेन्योरशिप के सबसे बड़े चैप्टर मार्केटिंग के बारे में। दोस्तों, कंपनी की ग्रोथ के लिए लोगों से जुड़ना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मार्केटिंग सबसे जरूरी होती है। इसी को ध्यान में रखकर राहुल एक मार्केटिंग टीम बना लेता है और उसे मार्केटिंग प्लान रेडी करने को कहता है। टीम अलग अलग तरह से मार्केटिंग प्लान्स रेडी करने में लग जाती है। मार्केटिंग प्लान की शुरुआत मार्केट रिसर्च से होती है, जिसे राहुल एंड टीम ने बहुत अच्छे से किया होता है। उन्होंने लोकल एरिया में अपने प्रोटोटाइप का डेमो भी टेस्ट किया होता है, जिसका उन्हें पॉजिटिव फीडबैक भी मिला हुआ होता है। इसलिए अब बाकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पर टीम काम करना शुरू करती है, जिसमें यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी यूएसपी, जिसमें ऐप के ऐसे फीचर्स को हाईलाइट किया जाता है जो बाकी कॉम्पिटिटर से यूनिक भी हैं और बेहद अच्छे भी हैं। और राहुल के ऐप में ये यूएसपी एक उसके ऐप का टेम्पलेट था जो प्रोफेशन और बिजनेस के अकॉर्डिंग अपना इंटरफेस चेंज करता था। ऐसा किसी भी ऐप में अभी तक नहीं था, जिसकी वजह से ये राहुल के ऐप की सबसे बड़ी यूएसपी थी। इसके बाद गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस किया गया, क्योंकि राहुल के लिए ये बिजनेस लॉन्ग टर्म गोल ही था। इसलिए उन्होंने फ्यूचरिस्टिक मार्केटिंग पर ज्यादा फोकस किया। मार्केटिंग टीम अपना काम जोर शोर से कर रही थी। प्रोजेक्ट को अब एक रेवेन्यू मॉडल बनाना था, इसलिए सबसे पहले तो ऐप को देश भर में पॉपुलर बनाना था ताकि लोगों का ज्यादा अटेंशन मिल सके, और एक स्ट्रॉन्ग यूजर बेस बनने के बाद शुरुआत में एड्स नेटवर्क जैसे कि एफिलिएट एड्स और गूगल एड्स से रेवेन्यू जनरेट करना था, ताकि कंपनी में काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज को सैलरी दी जा सके और कंपनी का खर्चा चलाया जा सके। कंपनी के नाम से सारे सोशल मीडिया हैंडल्स बनाए गए। 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट शुरू कर दिया गया ताकि यूजर्स को कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। राहुल अपनी टीम के साथ डेली अलग अलग आइडियाज पर काम करता, क्योंकि उसे ऐप को आगे कई अपडेट्स भी करने थे। इसलिए वो जितने भी यूजर्स ऐप के एक्टिव मेंबर थे उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता और उस पर हमेशा अपनी नजर बनाए रखता, ताकि किसी भी टेक्निकल ग्लिचेस का राहुल एंड टीम को पता चल सके और वो तुरंत उसे फिक्स कर सके। एक अच्छी टीम और प्रॉपर मार्केटिंग प्लान के साथ राहुल का बिजनेस बहुत कम समय में ही ऊंचाइयों तक पहुंच गया। मैपिंग की वजह से लोगों को लाइव डेटा मिल जाता था, जिस वजह से लोगों के सभी काम टाइम पर होने लगे, जिससे यूजर्स पढ़ने लगे और कंपनी को उसका फायदा होने लगा। मार्केटिंग ने बहुत सारी चीजों को ठीक कर दिया था, जिस वजह से अब ऐप के बारे में लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा। ऐप को सोशल मीडिया हैंडल्स पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए प्रमोट किया गया, साथ ही ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट की गई। सभी तरह से प्रमोशन पर फोकस किया गया। कंपनी के लिए इन्वेस्टर्स ने जितनी फंडिंग दी थी उसमें से 40% फंडिंग केवल मार्केटिंग के लिए की गई, क्योंकि ये कंपनी की शुरुआत थी। इसलिए जितना ज्यादा इसका नाम पॉपुलर होगा उतने ही ज्यादा यूजर्स इस पर ट्रस्ट करेंगे। इसलिए राहुल ने किसी भी तरह से अपने मार्केटिंग बजट को कम नहीं किया। राहुल भी धीरे धीरे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अब समझने लगा था, क्योंकि वो अब सब कुछ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने लगा था। उसे अगर कोई भी दिक्कत आती तो वो आकाश से बात करता और दोनों मिलकर सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लेते। दोनों की दोस्ती अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी, क्योंकि आकाश ने जिस तरह से राहुल का इस सफर में साथ दिया था वो केवल एक अच्छा और सच्चा दोस्त ही कर सकता है। राहुल बहुत खुश था, क्योंकि उसका एक छोटा सा प्रोजेक्ट अब एक कंपनी रेवेन्यू मॉडल बन चुका था। जितने भी लोग कंपनी के शेयर होल्डर्स में थे उन्हें आने वाले समय में एक अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला था। सब कुछ अच्छा शुरू था, पर एक दिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि राहुल, आकाश और टीम की बनी बनाई मेहनत मिट्टी में मिल जाती है, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सबकी मेहनत बेकार हो गई? ये जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। दोस्तों, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर एक दिन अचानक से समंदर में तूफान आने की वजह से वेदर पर उसका बहुत गहरा इफेक्ट हुआ,
जिस वजह से ऐप के लिए लाइव डेटा प्रोवाइड करने वाले सैटेलाइट से लिंक टूट गया और ऐप में लाइव ट्रैफिक फ्लो डेटा शो होना बंद हो गया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ऐप का, जिस वजह से ऐप की परफॉर्मेंस खराब हो गई। तूफान के कारण कई दिनों तक सैटेलाइट से कनेक्शन जुड़ नहीं पाया। टेक्निकल टीम अपनी पूरी कोशिश करती है ताकि ये ग्लिच सॉल्व हो जाए, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद कनेक्शन जुड़ नहीं सका, जिस वजह से कई दिनों तक ऐप लाइव डेटा नहीं दे पाया। इस तरह की प्रॉब्लम के आने की वजह से लोग ऐप का इस्तेमाल करना कम कर देते हैं, क्योंकि ऐसे ही समय में लोगों को लाइव ट्रैफिक फ्लो की जरूरत ज्यादा थी और ऐसे ही समय में ऐप में ये प्रेशर हैंडल ना हो पाने की वजह से उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था।